हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव चैप्टर नंबर 6 तक मैं करा चुका हूं। चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है मानव स्वास्थ्य तथा रोग। यह दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूं मैं। ये लिखा हुआ है मानव स्वास्थ्य तथा रोग। ये चैप्टर का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। चैप्टर नंबर 7 है। आइए स्टार्ट करते हैं। वन वर्ड और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या, और ये पेपर में कई बार आ चुका है, लगभग 2-3 बार आ चुका है। टाइफाइड ज्वर की पुष्टि होती है, यानी टाइफाइड जो बीमारी है उसकी पुष्टि यानी जांच किसके द्वारा होती है। तो ये कई तरह से इसको बोला जा सकता है। टाइफाइड ज्वर की पुष्टि इसके द्वारा होती है। टाइफाइड ज्वर यानी टाइफाइड की जांच किसके द्वारा होती है। ठीक है। तो इसके लिए एक टेस्ट है जिसे हम कहते हैं विडाल टेस्ट, या हिंदी में इसको विडाल परीक्षण करके आता है। ये विडाल परीक्षण, ठीक है। दूसरा है, टाइफाइड ज्वर का रोगजनक है। रोगजनक का मतलब होता है रोग को करने वाला। रोग को करने वाला कौन है? तो इसके लिए एक जीवाणु है जिसका नाम है साल्मोनेला। साल्मोनेला टाइफे। तीसरा है जीवाणु जो मानव में निमोनिया रोग के लिए उत्तरदायी है। निमोनिया रोग जो होता है वह जीवाणु के द्वारा होता है, और किस जीवाणु के द्वारा होता है उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ठीक है। अगला है, निमोनिया रोग में संक्रमित हो जाते हैं। तो निमोनिया रोग में क्या संक्रमित हो जाते हैं, यानी कौन से जो अंग है वो प्रभावित हो जाते हैं निमोनिया रोग में। निमोनिया रोग में जो जो फेफड़े होते हैं उनमें जो एल्वियोलाई होती है उनमें द्रव भरा रहता है, द्रव भर जाता है। इसलिए जो एल्वियोलाई, फेफड़ों की एल्वियोलाई संक्रमित हो जाती है, जिनको कहते हैं हिंदी में ये शब्द आता है कूपिकाएं, ठीक है। अगला देखिए, नासा विषाणु। नासा विषाणु क्या होता है? हिंदी में से कहा, इंग्लिश में कहा था राइनो वायरस। तो नासा विषाणु जो करता है वह एक बीमारी करता है जिसको जुकाम कहते हैं। तो जुकाम के लिए राइनो वायरस उत्तरदायी है। और वो कह रहा है, लेकिन ये पूछा है संक्रमित किसको करता है। तो कौन सा भाग है शरीर का, कौन सा भाग है जिसको संक्रमित करता है? यह नाक और नासापथ। नासापथ मतलब जो नाक के जो नासा द्वार होते हैं उसके पीछे का जो भाग है उसको संक्रमित करता है, ठीक है। और यह इसमें लिखा है यह फेफड़ों को प्रभावित नहीं करता है। फेफड़ों को प्रभावित करता है क्या? नहीं करता है, ठीक है। दूसरा, ऐसा रोग कारक जो मलेरिया के लिए उत्तरदायी है, यानी मलेरिया का रोग कारक, रोग वाहक नहीं पूछा है। तो रोग कारक करने वाला कौन है? तो रोग कारक है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इस मलेरिया का रोग कारक है, जबकि मादा एनाफिलीज मलेरिया का रोग वाहक है, ठीक है। मच्छर है वो रोग वाहक है, और प्लाज्मोडियम है रोग कारक है। दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है, कंफ्यूज ना होना है। अगला, प्लाज्मोडियम का संक्रामक रूप है, यानी प्लाज्मोडियम जो है जब मनुष्य में प्रवेश करता है तो कौन सी अवस्था है जिसके कारण प्लाज्मोडियम मलेरिया करता है। तो वह अवस्था क्या है? उस अवस्था को स्पोरोजॉइट कहते हैं। स्पोरोजॉइट, स्पोरोजॉइट ये बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द है। स्पोरोजॉइट क्या होता है? मच्छर जब मनुष्य को काटता है तो वह अपनी लार में से स्पोरोजॉइट छोड़ता है, और जो उसके धीरे धीरे क्या है लिवर में और उसके बाद ब्लड में चले जाते हैं, और फिर वहां पर अपनी संख्या बढ़ाते हैं। तो इस तरह से यह रूप है स्पोरोजॉइट। अगला, लाल रक्त कणिकाओं के फटने से एक टॉक्सिन निकलता है, यानी एक विष निकलता है, जीव विष, जो ठिठुरन करता है। प्रत्येक 3-4 दिन के अंतराल पर ज्वर के लिए उत्तरदायी है, बुखार के लिए उत्तरदायी है। तो मलेरिया में क्या होता है? मलेरिया में क्या होता है, 3-4 दिन के अंदर क्या है बुखार आता है, तो 2-3 दिन क्या छोड़ के, 3-4 दिन क्या छोड़ के। तो वो क्यों आता है? क्योंकि अपनी आरबीसी फट जाती है, लाल रक्त कणिकाएं फट जाती हैं। लाल रक्त कणिकाओं के फटने से एक उसमें से एक द्रव निकलता है, एक विष निकलता है,
उस विष को क्या कहते हैं? उस विष को कहते हैं हीमोटॉक्सिन। उस विष को कहते हैं हीमोटॉक्सिन। पिछली बार यह ओटी आ चुकी है, हीमोटॉक्सिन। ठीक है। अगला देखिए, मलेरिया परजीवी। मलेरिया परजीवी जो है को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए दो परपोषी की आवश्यकता होती है। वह कौन कौन से दो परवेशी कौन कौन से हैं? वह है, एक तो मानव है, दूसरा क्या है? मच्छर है। मच्छर कौन सा मच्छर है? मादा एनाफिलीज। मच्छर में भी बहुत सारी वैरायटी होती है। आगे देखिए कहां तक पहुंचे हम। अगला, मलेरिया रोग का संचरण होता है। मलेरिया रोग क्या फैलता कैसे है? तो मच्छर के द्वारा फैलता है। और कौन से मच्छर के द्वारा फैलता है? मादा एनाफिलीज। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। देखो, नॉलेज क्या है, बहुत सारे लोगों को होती है, लेकिन उस नॉलेज का यूज करना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है। तो यूज करना आर्ट है ना। अगर नॉलेज तो बहुत सारे लोगों को होती है, लेकिन नॉलेज को यूज करना आर्ट है। इसलिए क्वेश्चन क्या है आएंगे, सभी लोगों को नॉलेज होती है, लेकिन कौन क्वेश्चन को समझ पाता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो क्वेश्चन समझने की कला आपको आनी चाहिए। क्वेश्चन इसके लिए क्या है, थोड़ी मेहनत और थोड़ा अपना कॉमन सेंस वगैरह, थोड़ा चीजों को कनेक्ट करके क्या चलिए तो क्या आंसर के नजदीक अपन पहुंच सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मानव की बड़ी आंत, बृहत आंत मतलब बड़ी आंत में किस परजीवी से अमीबी अतिसार। अमीबी अतिसार का मतलब होता है अमीबियासिस। अमीबियासिस। ठीक है। ये बीमारी होती है जो किससे होती है? ठीक है, किससे होती है? तो यह होती है एंट अमीबा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, हिस्टोलिटिका, है ना। अमीबा के इस रूप के कारण क्या है, ये बीमारी होती है अमीबियासिस। दूसरा है आंत परजीवी एस्केरिस। एस्केरिस जो परजीवी है उससे कौन सा रोग होता है? तो एस्केरिस से बीमारी होती है एस्केरियासिस। एस्केरियासिस। अगला देखिए, देखो मैं डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूं इसमें, क्योंकि बहुत सारे ओटी हैं। बहुत सारे ओटी हैं, सबके डिटेल में जाऊंगा तो टाइम बहुत लग जाएगा। इसलिए कि मैं फैक्ट टू फैक्ट क्या लगातार, है ना, तुरंत तुरंत क्या इसको क्या करा रहा हूं। ऐसे फाइलेरिया कृमि जिनके कारण अंगों में प्रायः अर्धपाद की लसिका वाहिकाओं में दीर्घकालिक शोथ हो जाता है। क्या होता है? एक बीमारी जिसको फाइलेरिया या हाथी पांव कहते हैं। हाथी पांव बीमारियों में क्या हो जाती है, अपना पैर है वो हाथी जैसा क्या हो जाता है। तो वो ये कह रहा है कि किस कृमि के कारण होता है? तो ये होता है वुचरेरिया ब्रैंकोप्टी। ब्रैंकोप्टी, इसके कारण क्या होता है? ठीक है। अगला, इस रोग में जनन अंग प्रभावित हो जाते हैं। तो हाथी पांव बीमारी में ही जनन अंग प्रभावित हो जाते हैं। जनन अंग है सूज जाते हैं, पैर भी सूज जाते हैं। किसके कारण? क्योंकि उनमें उपस्थित जो लसिका वाहिकाएं होती हैं उनमें सूजन आ जाती है। अगला, वंश के अनेक कवक रिंगवर्म के लिए उत्तरदायी है। इसमें जो रिंगवर्म है इसे कहते हैं दाद। तो दाद करने वाला कौन कौन से वंश के कवक हैं? ठीक है। तो वह है माइक्रोस्पोरम, यह भी दाद करती है। दूसरा है ट्राइकोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन और पॉलीस्पोरम। पॉलीस्पोरम, ये तीनों क्या है जो कवक हैं, फफूंद हैं, ये दाद करती हैं। ठीक है। दाद क्या है, कवक के कारण होती है। और उसमें से किस वंश के कवक होते हैं? ये सारे वंश के कवक होते हैं। अगला, दूषित जल और खाद्य पदार्थ के द्वारा संचारित रोग है। दूषित खाना, दूषित जल लेने से कौन सी बीमारी होती है? यही बीमारी सारी होती है। अमीबियासिस होती है, अमीबियासिस होती है, टाइफाइड होती है, ठीक है, एस्केरियासिस होती है। ये सारी बीमारी किससे होती है? दूषित खाना, दूषित पानी, गंदा खाना, गंदा पानी के कारण ये बीमारी होती है। अगली बीमारी है वायु वाहित, हवा के द्वारा फैलने वाली बीमारी कौन सी है? तो देखो, हवा के द्वारा जैसे एक तो निमोनिया है, हवा के द्वारा फैलता है। दूसरा जैसे क्या, जुकाम है, हवा के द्वारा फैलता है। ठीक है। अगला, परपोषी की रोग कारक जीवों से लड़ने की क्षमता कहलाती है।
रोगों जो रोग करते हैं उन जीवों से लड़ने की क्षमता कहलाती है, उसको कहते हैं प्रतिरक्षा। तो रोगों से लड़ने की क्षमता या रोग कारक से लड़ने की क्षमता को कहते हैं प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा का मतलब ही होता है रोगों से लड़ने की क्षमता। आगे बढ़ते हैं। अगला है अमाशय यानी पेट में अम्ल, मुंह में लार, क्या है? यह कार्य की प्रतिरक्षा है। कार्य की प्रतिरक्षा है मतलब यह है इनके द्वारा भी जो जीवाणु हैं या रोग कारक हैं वो नष्ट होते हैं। यानी लार है, लार में भी ये क्षमता होती है उसमें कि वो रोगों से यानी रोगाणुओं से लड़ने के लिए कैपेबल हो। ठीक है। और अपने पेट में जो अम्ल भरा है उसे, वो कौन सा अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। उसमें भी रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, यानी जीवाणुओं को नष्ट करने की क्षमता होती है। ठीक है। 20 क्वेश्चन क्या अभी क्या करा चुका हूँ, है ना। आगे क्या है, थोड़ा ब्रेक लेते। हेलो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 21 वाला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, हमारे शरीर का जब पहली बार किसी रोगजनक से सामना होता है तो यह एक अनुक्रिया करता है। इसके जवाब में जो शरीर है रिस्पॉन्स देता है, अनुक्रिया करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे प्राथमिक अनुक्रिया कहते हैं। उसे कहा जाता है प्राथमिक अनुक्रिया। ठीक है। दूसरी बात, प्राथमिक और द्वितीयक अनुक्रियाएं करने के कारण हमारे शरीर में रक्त में दो विशेष लसिकाणु द्वारा होती हैं, इनको कहा जाता है बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। अगला, रोग जनकों की अनुक्रिया में बी लसिकाणु हमारे रक्त में प्रोटीन की सेना उत्पन्न करते हैं। इसका मतलब यह है जब हमारा शरीर रोग जनकों को यानी रोग करने वाले को पहचान लेता है तो हमारा शरीर एंटीबॉडी बनाता है, यानी कुछ प्रोटीन बनाता है, उन्हें कहा जाता है एंटीबॉडी। ठीक है। एंटीबॉडी को प्रतिरक्षी भी कहा जाता है हिंदी में। अगला प्रश्न देखिए, प्रतिरक्षी अणु को चित्र द्वारा दर्शाया जाता है। प्रतिरक्षी अणु यानी एंटीबॉडी जो अणु है उसका डायग्राम कैसा होता है? उसका डायग्राम होता है वाई शेप का। अगला देखें, जब शरीर की रक्षा के लिए बने बनाए एंटीबॉडी सीधे ही शरीर को दिए जाते हैं तो ये कहता है कि तो यह प्रतिरक्षा क्या कहलाती है? इसको कहते हैं निष्क्रिय प्रतिरक्षा। निष्क्रिय प्रतिरक्षा। ठीक है। आगे देखिए, दुग्ध श्रावण के प्रारंभिक दिनों के दौरान मतलब डिलीवरी के बाद में जो दूध निकलता है ना माँ से, वह तरल दूध, उसका नाम क्या है? उसका नाम आप सभी लोग जानते हैं, इसका नाम है कोलेस्ट्रम। देखो कोलेस्ट्रम है, उसमें एंटीबॉडी पाई जाती है IgA, तो इसका दूसरा फिलअप हो जाएगा IgA। प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी पाई जाती है कोलेस्ट्रम में। अगला, सर्प जीव विष यानी जो सांप का जो विष है ना, उसके विरुद्ध अगर एंटीबॉडी बनते हैं तो सांप के विष को मतलब खत्म करने के लिए एंटीबॉडी दी जाती है। तो इस तरह का जो प्रतिरक्षीकरण कहलाता है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। ठीक है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा, क्योंकि सांप का जो विष है उसमें उसके खिलाफ हमारा जो शरीर है ज्यादा एंटीबॉडी नहीं बना पाता है, तो बने बनाए एंटीबॉडी बाहर से दिए जाते हैं, इसको निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है। आगे देखिए, बड़े ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो भी मैंने बनाए हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ से आएंगे। एलर्जी, एलर्जी क्या होती है? हमारा शरीर है कुछ विशेष जो चीजों के प्रति हमारा शरीर ओवर एक्टिंग क्या करने लगता है, छींक आती है ना, नाक से पानी बहने लगता है, शरीर लाल पड़ जाता है, इस रोग को कहते हैं एलर्जी। तो एलर्जी के टाइम पर हमारे शरीर की जो मास्ट कोशिकाएं हैं उनसे कौन कौन से रसायन निकलता है? जैसे उनसे कौन कौन से रसायन निकलते हैं? इससे कहते हैं जैसे स्टैमिन और सीरोटोनिन ऐसे रसायन निकलते हैं एलर्जी के टाइम पे। कौन सी कोशिकाओं से? मास्ट कोशिकाओं से। आगे देखिए, देश जैसी औषधियों के प्रयोग से एलर्जी के लक्षण, अगर किसी को एलर्जी हो तो कौन सी औषधियां हैं प्रयोग की जा सकती हैं? एलर्जी के टाइम पे कौन कौन सी औषधि प्रयोग की जाती है? क्योंकि इसमें हिस्टामिन बनते हैं
तो एंटीहिस्टामिन यानी प्रतिहिस्टामिन दिया जा सकता है, प्रतिहिस्टामिन। इसके अलावा एड्रिनलिन जो कि एक हार्मोन है उसको दिया जा सकता है, तथा कुछ स्टीरॉयड औषधियां होती हैं उनको भी दिया जा सकता है। ठीक है, अगला देखिए, कभी कभी आनुवंशिक और अज्ञात कारणों से शरीर अपनी ही कोशिकाओं पर हमला कर देता है। ऐसी बीमारी को क्या कहा जाता है? स्वप्रतिरक्षा रोग। स्वप्रतिरक्षा रोग, ऑटो इम्यूनिटी, स्वप्रतिरक्षा रोग, या हिंदी में इसको कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी। हमारे समाज में बहुत से लोग आम बाती संधि शोथ यानी जो गठिया बाई कहते हैं, है ना, वह उस रोग से पीड़ित हैं, जो एक क्या है, जो एक स्वप्रतिरक्षा रोग है। स्वप्रतिरक्षा रोग में क्या होता है? शरीर अपनी ही कोशिकाओं को मारने लगता है, इसको ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। वे अंग जिनमें लसिकाणु की उत्पत्ति या परिपक्वन या प्रचुरोद भवन होता है, वैसे अंगों को क्या कहा जाता है? ऐसे अंगों को कहा जाता है लसिकाभ अंग। लसिकाभ अंग यानी लिम्फोइड ऑर्गन। ऐसे अंग जिनमें लिम्फोसाइट बनती हैं उनको लिम्फोइड ऑर्गन या लसिकाभ अंग कहा जाता है। अगला देखिए, दिस एंड दिस ऐसे प्राथमिक लसिकाभ अंग है जहां अपरिपक्व लसिकाणु प्रतिजन संवेदनशील लसिकाणु में विभेदित होते हैं। तो इसका आएगा अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा, और एक बोन मैरो हो गया, एक टी लिम्फोसाइट, सॉरी थाइमस ग्रंथि आएगा इसमें, थाइमस ग्रंथि। तो अस्थि मज्जा और थाइमस ग्रंथि ऐसे लसिकाभ अंग हैं जहां अपरिपक्व जो लसिकाणु या लिम्फोसाइट है वो प्रतिजन संवेदनशील लसिकाणु में विभेदित होती है। इसका मतलब है रोगों से लड़ने के लिए लिम्फोसाइट बनते हैं इसमें, अस्थि मज्जा और थाइमस ग्रंथि में। अगला देखिए, ऐसे स्थान जहां लसिकाणु की प्रतिजन के साथ पारस्परिक क्रिया होती है, ऐसे अंगों का जाता है द्वितीयक लसिकाभ अंग। द्वितीयक लसिकाभ अंग। आगे बढ़ते हैं, एक शब्द में उत्तर दीजिए। देखिए, मेरे इन क्वेश्चनों को कराने का पीछे क्या है, आपको ये मजबूती देना है कि हमें चैप्टर का पूरा कुछ ना कुछ आता है, जिससे आपको एग्जाम में मतलब कुछ ना कुछ उसके बारे में क्या है लिखा जाए, और ओटी क्या है बिल्कुल क्या छूट ना जाए, इस तरह से क्या है ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। वे मुख्य लसिकाभ अंग जहां लसिकाणु समेत सभी रुधिर कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं। आप जानते हो रुधिर कोशिकाएं यानी आरबीसी, और आरबीसी कहाँ उत्पन्न होती है? अस्थि मज्जा में। कहाँ उत्पन्न होती है? अस्थि मज्जा में। आगे देखिए, सेम के आकार का एक बड़ा लसिका अंग है, इसमें मुख्य रूप से लसिकाणु और बच्छकाणु होते हैं, इसे कहा जाता है प्लीहा। प्लीहा। प्लीहा सेम के आकार का, किडनी के आकार का एक अंग होता है। यह भी एक लसिका अंग है जहां पर लसिकाणु और बच्छकाणु पाए जाते हैं। आगे देखिए, प्रमुख पथ जैसे श्वसन पथ, पाचन पथ, जनन मूत्र पथ, इनके भीतर की जो लाइनिंग होती है उसमें भी लसिका ऊतक पाए जाते हैं, और इन लाइनिंग को कहा जाता है माल्ट। माल्ट। माल्ट का फुल फॉर्म है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ठीक है, टिश्यू। आगे बढ़ते हैं, एड्स का विस्तार। एड्स का फुल फॉर्म पूछा है तो इस एड्स को लिख दो पहले। एड्स ये है, फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी और सिंड्रोम, डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, एड्स का फुल फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं, एचआईवी विषाणुओं के उस समूह को कहते हैं जिनमें आरएनए जीनोम को ढकने वाला आवरण होता है। आरएनए जीनोम यानी आरएनए को ढकने वाला आवरण होता है, उसे कहा जाता है कैप्सिड। देखो, कोई भी वायरस है तो वायरस का प्रोटीन वाला भाग कैप्सिड कहलाता है,
और वायरस में आरएनए हो सकता है या डीएनए हो सकता है। आगे, व्यक्ति के शरीर में आ जाने के बाद एचआईवी विषाणु प्रवेश करता है। तो व्यक्ति के शरीर में आ जाने के बाद एचआईवी विषाणु प्रवेश करता है, तो किस में प्रवेश करता है? या प्रवेश करता है जो बच्चकाणु जो कोशिकाएं होती है उनमें प्रवेश करता है। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चकाणु कोशिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एचआईवी फैक्ट्री का तरह काम कौन करता है? एचआईवी जो वायरस है उसको बनाने वाली जो कोशिकाएं हैं वह भी कौन सी है? बच्चकाणु कोशिकाएं, या इसको कहते हैं फैगोसाइट। एड्स के लिए व्यापक रूप से काम में लाया जाने वाला नैदानिक परीक्षण है, यानी एड्स के लिए परीक्षण यानी टेस्ट कौन सा है? एड्स के लिए टेस्ट है एलिसा, हिंदी में एलाइजा, एलिशा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। ठीक है, इतना, थोड़ा आगे और बढ़ेंगे इसको।